वेलकम बैक टू इको मंथन। सारे जो एग्ज़ाम्स कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उसमें सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। सो फर्स्ट क्वेश्चन इस मौद्रिक नीति एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं और किसी प्रस्ताव पर बराबर वोट टाई होने पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। तो देखो आरबीआई जो एमपीसी की जो बैठक होती है उसमें कुल सदस्य कितने होते हैं, छः सदस्य होते हैं आरबीआई गवर्नर के साथ। 6 सदस्य आरबीआई गवर्नर, यहाँ पे बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका एक्सप्लेनेशन देख लो थोड़ा सा कि जो एमपीसी की संरचना मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। इसमें से देखो 3 आरबीआई के गवर्नर्स होते हैं और उसके बाद जो 3 हैं वो सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञ होते हैं। जो 3 हैं वो सरकार नियुक्त करती है, जो सरकार नियुक्त करती है वो 3 है। और उसके बाद जो 3 सदस्य हैं वो आरबीआई के होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि 6 सदस्य होते हैं, 3 मुख्य आरबीआई से ही होते हैं और 3 हैं जो जो बाहरी विशेषज्ञ होते हैं वो सरकार 3 लोगों को नियुक्त करती है। तो ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो ये कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना। इसके बाद देखो किसी भी पैमाने पर टाई मतलब बराबर वोट होने पर की स्थिति में आरबीआई गवर्नर के पास कास्टिंग वोट मतलब निर्णायक मत का अधिकार होता है। किसी भी फैसले पर अगर टाई हो गया, बराबर वोट होता है तो आरबीआई गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है, जिस अधिकार से वो फैसले ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन इज़ आरबीआई के कानूनी दायरे के अनुसार भारत में खुदरा महंगाई सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को किस आधार सीमा पर टॉलरेंस बैंड में के भीतर अनिवार्य रखा गया है। किस टॉलरेंस भी सीपीआई, देखो यहाँ पे भारत में सीपीआई की जो दर है वो 2 से 6% तक के होनी चाहिए, ये कहा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे महंगाई का नया टारगेट 4% ±2% आरबीआई के कानूनन दायरा खुदरा महंगाई सीपीआई को 4% तक पर रखने का लक्ष्य मिला हुआ है। इसमें 2% के नीचे छूट होती है और यानी महंगाई 2% से कम नहीं होनी चाहिए और 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 2 से 4 के बीच रहनी चाहिए, ना 6% से अलग ऊपर जाना चाहिए और ना ही 2% से नीचे जाना चाहिए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे यूजीसी नेट, जीआईसी और जो बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम से एसएससी बैंकिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनकर आते हैं। तो आरबीआई का ये मेन मुख्य टॉपिक है, इसको याद रखना कि जो महंगाई का टारगेट है वो प्लस 2 से मतलब 4% से ±2% तक के रखा गया है। ना 2% से नीचे नहीं जानी चाहिए और 4% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये एक टारगेट रखा गया है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन 3, यदि लगातार कितने समय तक महंगाई दर आरबीआई के लक्ष्य 2% -6% से बाहर रहती है तो एमपीसी को आधिकारिक रूप से फेल्ड माना जाता है, विफल माना जाता है। किससे? अगर लगातार 3 क्वार्टर्स तक के अगर होगा। ये देखो यहाँ पर रियल इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब क्या होता है, रेपो रेट माइनस महंगाई इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट। ये यदि ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, 1 मिनट। इसके बाद क्वेश्चन देखो, एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का उपयोग आरबीआई मुख्य रूप से किस काम के लिए करता है। तो आरबीआई जो एसडीएफ का यूज़ करता है बैंकिंग के अतिरिक्त नकदी लिक्विडिटी को सोखने ऑब्जॉर्व करने के लिए। एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो आरबीआई मुख्य रूप से इसका काम करता है लिक्विडिटी को ऑब्जॉर्व करने के लिए इसका काम करता है। ठीक, यहाँ एक्सप्लेनेशन देखो इसका, ये एमएसएफ माइनस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और एसडीएफ मतलब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये मेन इसका जो फुल फॉर्म है वो भी पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखना कि एसडीएफ मतलब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का फुल फॉर्म जो एसडीएफ और एमएसएफ का फुल फॉर्म क्या है ये याद रखना। बैंकों को अचानक नकदी की ज़रूरत पड़ने पर या अतिरिक्त नकदी जमा करने पर ये दरें
दरें काम आती है और बाज़ार में ब्याज दरों को स्थिर रखती हैं। ये MSF और SDF इन दोनों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है मार्केट में ब्याज दरों को स्थिर रखने के लिए। RBI में इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नया क्वेश्चन, वास्तविक ब्याज दर रियल इंटरेस्ट रेट की गणना किस समूह किस फॉर्मूले द्वारा की जाती है। तो देखो यहाँ पे नॉमिनल ब्याज जो रेपो रेट है माइनस महंगाई माइनस इन्फ्लेशन किया जाता है, रेपो रेट माइनस इन्फ्लेशन किया जाता है, तो जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो निकल के आता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखो नॉमिनल ब्याज रेट जो रेपो रेट माइनस महंगाई दर इन्फ्लेशन, तो जो वास्तविक ब्याज दर ही असली जो रियल परचेसिंग पावर है इसको दिखाती है कि रियल परचेसिंग पावर कितना है, किससे जो महंगाई की दर कैसी है, मतलब जो उपभोक्ता है वो कैसे अपना सामान खरीदता, परचेसिंग पावर उसकी कितनी है, कम है या ज़्यादा है, ये दिखाता है। यदि ब्याज दर देखो अभी जो ब्याज दर है वो 5.25% है और महंगाई अभी 4% लगभग है, तो वास्तविक ब्याज दर के इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1.25 इन दोनों के बीच का अंतर है। तो ये जो ब्याज दर वास्तविक ब्याज दर है जो है उसको बताता है कि जो कैसे निकालते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को, रेपो रेट माइनस महंगाई मतलब कि इन्फ्लेशन को माइनस करके उससे ये इसका फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना कि नॉमिनल रेट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अभी जो 5.25 है रेपो रेट है, ये याद रखना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5.25 अभी रेपो रेट चल रहा है, स्थिर बना हुआ है, जो कि 3 to 5 जून को RBI की बैठक हुई थी, उसमें चेंज नहीं किया गया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बैंकिंग प्रणाली में अचानक 2000 के नोटों की वापसी या किसी अन्य कारण से नकदी भी भारी बाढ़ आ जाती है, तो RBI उसे अस्थायी रूप से रोकने के लिए किस उपकरण का उपयोग कर सकता है। तो जो है RBI के पास 2000 नोटों की वापसी या अन्य कारण से नकदी की भारी बाढ़ आ जाती है, मतलब कि जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, बहुत सारा पैसा मार्केट में चले गया है, तो क्या करेगी सरकार, सबसे पहले अपने जो CRR है कैश रिजर्व रेशियो को है बढ़ा देगा, मतलब अपने पैसे जो 3% अभी रखा हुआ है उसको 4% कर लेगा या 5% करके पैसों को जो है CRR कर देगा, मतलब इसका B आंसर सही हो जाएगा, CRR बढ़ा देगा ताकि जो मार्केट में कैपिटल इनफ्लो चल रहा है वो कम हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद देखो यहाँ पे क्या करेगा, सिस्टम अचानक आई अत्यधिक अतिरिक्त नकदी को तुरंत और अस्थायी रूप से ब्लॉक करने के लिए RBI ICRR का सहारा लेता है, मतलब कि कैश रिजर्व रेशियो का सहारा लेता है, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन, यदि RBI की MPC हॉकिंस रुख अपनाती है तो इसका क्या अर्थ है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लगभग सारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दरें घटाएगा। केंद्रीय बैंक का मुख्य ध्यान महंगाई पर नियंत्रण करना है और वह ब्याज दरें बढ़ा सकता है, देखो केंद्रीय जो बैंक है उसका मुख्य ध्यान महंगाई को नियंत्रण करना होता है और ब्याज दरें वो बढ़ा सकता है। हॉकिंस रुख सख्त मौद्रिक नीति का संकेत है, मतलब हॉकिंस रुख अगर ले रहा है इसका मतलब है कि वो एक सख्त मौद्रिक नीति अपनाएगा, बहुत मतलब कि सख्त रूप से मौद्रिक नीति को अपनाएगा और जिसका उद्देश्य बाज़ार में पैसे के प्रवाह को कम करके महंगाई को काबू करना है। मतलब कि मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, जैसे कि अभी हो रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, तो इस सब को कंट्रोल करने के लिए हॉकिंस जो शर्त है या रुख है उसको सख्त रूप से ये RBI अपना सकता है, केंद्रीय बैंक अपना सकता है, ठीक है। इसके बाद ओपन मार्केट OMO के तहत जब भारतीय रिजर्व बैंक IBI बाज़ार से सरकारी प्रतिभूतियों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदता है तो बाज़ार की तरलता पर क्या असर पड़ता है। बताओ, अगर बाज़ार जो है प्रतिभूतियों को खरीदेगा तो पैसे देगा तो मार्केट में जो बाज़ार में नकदी बढ़ जाएगी। देखो RBI जब जो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचता है अगर बेचेगा तो क्या हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, बाज़ार में जो नकदी है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप किसी चीज़ को बेचते हो तो उसके बदले आपको पैसे देना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप किसी चीज़ को ख़रीदते हो तो आप उस चीज़ के लिए पैसे दोगे, ठीक है। तो जो अगर आप RBI जब खरीदेगा तो पैसे को मार्केट में पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो वो जो लिक्विडिटी है उससे क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, बाज़ार में जो नकदी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो RBI खरीद रहा है, बेच नहीं रहा है, इसलिए जो लिक्विडिटी है
वो बढ़ जाएगी। इसके बाद देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन, जब आरबीआई बैंकों के से पेपर सिक्योरिटीज़ खरीदता है उसके बदले में बैंकों को वास्तविक पैसा देता है, जिससे सिस्टम नकदी बढ़ जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे बढ़ गई ना, जो क्योंकि सिस्टम सिक्योरिटीज़ खरीद रहा है इसलिए जो है नकदी बढ़ गई है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि एनडीटीएल का एक निश्चित हिस्सा अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास नकदी कैश के रूप में रखना होता है। ये तो सबको पता है कि एनडीटीएल अपने एक निश्चित हिस्सा एनडीटीएल क्यों रखता है कि सीआरआर के रूप में रखता है, ताकि जो बैंक है वो सिक्योर हो सके। हर जो आरबीआई की बैठक होती है उसमें सीआरआर को बताया जाता है। एक साल में आरबीआई 6 बैठक करता है और आरबीआई के जो मुख्य सदस्य, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि 6 सदस्य होते हैं, उसमें से 3 जो सरकार के होते हैं और 3 आरबीआई के होते हैं। ठीक है, और जो पैसे को जो गवर्नमेंट है वो पैसे को जमा के रूप में रखता है, उसको कहा जाता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, जो कि अभी 3% चल रहा है। 3% अभी सीआरआर है। ठीक है, ये याद रखना कि 3% अभी सीआरआर है। इसके बाद अच्छा, इसका एक एक्सप्लेन, सीआरआर वह न्यूनतम राशि है जो बैंक को आरबीआई के पास रखी जाती है जिस पर आरबीआई को कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। सीआरआर के रखने पर आरबीआई को कोई भी ब्याज नहीं मिलता, ये सिक्योरिटी के तौर पर आरबीआई अपने पास जमा रखती है। और हर बैठक में ये बताया जाता है कि कितना रिजर्व रेशियो आपके आरबीआई के पास है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि आपको आज का करंट अफेयर कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।